हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड क्लास 12 का 2023 में जो एग्जाम हुआ था। 2023 के एग्जाम में इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन पूछा था उसको पढ़ने वाले हैं। यानी बेसिकली आप बोल सकते हैं कि 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो 2024 या उसके आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप सबको पता है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहां से क्वेश्चन पूछे जाने के काफी चांसेस होते हैं, तो इसलिए आप अगर एग्जाम की अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो मस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करना। ये इकोनॉमिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश डिटेल में समझा रहे हैं। इसके अलावा आपके जो भी बाकी के सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, वीकली टेस्ट और साथ ही साथ आपका चैप्टर बाय चैप्टर वीडियोज सब चीज है। ऊपर आई बटन में सबका लिंक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर के एक एक करके सब चीजों को देख सकते हो। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ये जो है झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो है 2023 में पूछा गया इकोनॉमिक्स का जो है वो क्वेश्चन है। अब ये ऑप्शनल क्यों लिखा हुआ है सर जी? ऑप्शनल इसलिए लिखा गया है क्योंकि हम सबको पता है कि ये जो हम लोगों का इकोनॉमिक्स है क्लास 12 में, वो इकोनॉमिक्स जो होता है वो ऑप्शनल होता है। कोई स्टूडेंट इसको लेता है तो इसकी जगह कोई कंप्यूटर साइंस को भी ले लेता है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके सारा डिटेल में समझा रहे हैं, अच्छा से समझना। ठीक है, देखो इंग्लिश में सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोल रहा है, विच प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू द चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। यानी बेसिकली हम सबको पता है कि एक इकोनॉमिक्स का जो है वो तीन मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हुम टू प्रोड्यूस। तो ये बोल रहा है ये जो टेक्नोलॉजी, ये जो अगर हम लोग मान लो चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, अगर हम लोग मान लो किसी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें हमको जो है वो टेक्नोलॉजी का चूज करना होगा कि आखिरकार हम लोग कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक से प्रोडक्शन करें या तो फिर हम लोग जो है वो टेक्निकल इंसेंटिव से करें। ठीक है, तो बेसिकली ये चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ये तब आता है जब हम लोग करते हैं हाउ टू प्रोड्यूस, कि आखिरकार हम लोग जो है वो प्रोडक्शन किस तरीके से जो है वो करेंगे। आया बात समझ में? यानी चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन ये कब रेज होता है? हाउ टू प्रोड्यूस वाले प्रॉब्लम पे ये रेज होता है। ठीक है, चलो सर जी अच्छा है। देखो हिंदी में सेम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। अर्थव्यवस्था में किस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीकी के चयन से है? उत्पाद की तकनीक तो ये होता है कैसे उत्पाद करें में। ठीक है, हाँ भाई चलो। और ये देखो क्वेश्चन में जो जो क्वेश्चन टिक लगा है जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, इसलिए एक एक वीडियो को अच्छे से देखना। देखो क्या बोल रहा है, द कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स इज, किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट कराने की क्षमता क्या कहलाती है? तो किसी भी गुड्स का वो कैपेसिटी जिससे वो सामने वाला कंज्यूमर का नीड्स को फुलफिल कर दे तो वो उस गुड्स का यूटिलिटी कहलाता है, यानी कि उपयोगिता कहलाता है। यूटिलिटी का डिफिनेशन ही होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर। उपयोगिता का डिफिनेशन ही होता है कि आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता। कोई भी कंज्यूमर, कोई भी पर्सन किसी भी गुड्स को क्यों खरीदता है? इसलिए खरीदता है क्योंकि उस गुड्स से उसको कुछ ऐसा चीज मिलेगा जिससे उसका डिमांड जो है वो फुलफिल हो जाए। ठीक है, चलो भाई आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोगों को बोला गया है हु प्रोपाउंडेड द कोऑर्डिनल ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। उपयोगिता के क्रमवाचक विश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? ये क्वेश्चन हम आप लोगों को बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही अच्छे से समझाए थे कि क्रमवाचक बोल रहा है उपयोगिता, उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत का प्रतिपादन हिक्स और एलन ने किया था। ठीक है, अच्छा ऑर्डिनल थ्योरी को जो है वो हिक्स और एलन ने बताया था। तो आपको हमको बताना है कि कार्डिनल थ्योरी, गणवाचक सिद्धांत जो है, कार्डिनल थ्योरी जो है वो किसके द्वारा डिस्क्राइब किया गया था? आप हमको वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, चलो सर जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे बोल रहा है फॉलोइंग फिगर शो। नीचे एक फिगर दिया है, आपको बताना है कि ये जो फिगर है ये फिगर शो क्या कर रहा है। देखो सिंपल सा बात है, फिगर में देखो जो डिमांड है, प्राइस जो लेवल है, वाई अक्ष पे देखो जो डीडी है, यानी बेसिकली देखो जी हम इसको समझा रहे हैं यहाँ पे, समझो। ये जो यहाँ पे जो हम लोगों का डीडी है ये हम लोगों का किस चीज को दिखा रहा है? प्राइस को। अब देखो गुड्स का प्राइस वही है जो पहले गुड्स का प्राइस था, गुड्स का प्राइस वही है, लेकिन देखो ये यहाँ पे हम लोगों का क्या इंक्रीज कर रहा है भाई? तो देखिएगा तो पाइएगा कि हम लोगों का जो है वो डिमांड इंक्रीज कर रहा है, यानी प्राइस वही है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हुआ लेकिन डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस हो गया। तो ये हम लोगों का क्या कहलाता है? तो जब डिमांड कांस्टेंट रहता है, डिमांड में जब प्राइस कांस्टेंट रहता है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन फिर भी जब डिमांड में चेंज आ जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं? परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी डिमांड
बढ़ गया, प्राइस वही है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आया, लेकिन डिमांड में चेंजेस आ गया। ठीक है, देखो हिंदी में इसी चीज सेम चीज को दिखाया है, बोला जा रहा है निम्नलिखित चित्र दर्शाता है, तो ये किस चीज को दर्शाता है, पूर्णतः लोचदार मांग, यानी पूरा तरह से डिमांड जो है वो बदल गया। ठीक है, और हम आप लोगों को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर में इससे प्रीवियस वीडियोस में जो एमसीक्यूज बताए थे वहां ये सब चीजों को हम ड्राइंग और ग्राफ के थ्रू आप लोगों को समझाए थे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे, द डिमांड फॉर विच टाइप ऑफ कमोडिटी डिक्रीज विथ द इंक्रीज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर। जब एक कंज्यूमर का इनकम बढ़ जाता है तो वो किस तरीके के गुड्स के डिमांड को कम कर देता है, तो बेसिकली वो जो इंफीरियर गुड्स होता है, जो घटिया वस्तु होता है, उन वस्तुओं का डिमांड को वो कम कर देता है। ठीक है, इंफीरियर गुड्स का डिमांड को वो कम कर देता है, क्योंकि वो चाहता है कि जब वो पैसा कमा रहा है, जब उसके पास ज्यादा पैसा आ रहा है, तो अब वो चाहता है कि घटिया वस्तुओं की जगह अच्छे वस्तुओं का उपभोग करे। ठीक है, सेम हिंदी में बोल रहा है कि उपभोक्ता की आय बढ़ने से किस प्रकार की वस्तु की मांग घट जाती है, तो घटिया वस्तुओं की मांग जो है वो घट जाती है। ठीक है, चलो आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो जी क्वेश्चन नंबर 6 पे बोल रहा है हम लोगों को लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू, ये बोल रहा गया है कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे होता है, तो दीर्घकालीन उत्पादन का फलन जो होता है वो पैमाने के प्रतिफल से होता है। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू रिटर्न टू स्केल, इससे रिलेटेड होता है। ठीक है, ये पढ़ाए हैं चैप्टर। आगे ये भी क्वेश्चन जो है वो पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे, प्रोडक्शन फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज, बोला गया है उत्पादन फलन को व्यक्त किया जाता है, तो हम समझाए थे फलन फ्रैक्शन, फलन यानी फंक्शन, फंक्शन यानी कि एफ, फंक्शन यानी कि एफ। अब ऑप्शन में देखो एफ कहाँ है, ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर 3 पे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नॉर्मल याद करने बोले थे। ठीक है, चलो भाई अब देखो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको हम लोग जो है थोड़ा अच्छा से करते हैं। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे ध्यान से समझना, फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एन आर्टिकल इज ₹60, व्हाट विल बी द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 10 यूनिट्स ऑफ दैट आर्टिकल। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, किसी वस्तु के उत्पाद की स्थिर लागत 60 रुपया है, एक कोई गुड्स का प्रोडक्शन हुआ, उसका जो टोटल कॉस्ट है, समझ लो टोटल कॉस्ट है 60 रुपया। अब वो कितना पीस सामान बनाया है हमको नहीं पता, लेकिन उसका जो टोटल कॉस्ट बैठा, उसका टोटल कॉस्ट बैठा है 60 रुपया। उस वस्तु की 10 इकाई उत्पादन की औसत स्थिर लागत क्या होगी, देखो, और वो जो 60 रुपया है वो 10 गुड्स के बराबर है। देखो सिंपल सा बात है, ये बोल रहा है हमको क्वेश्चन में कि अगर कोई प्रोड्यूसर है जो 10 गुड्स बनाया है, तो 10 गुड्स को बनाने में उसको जो है वो 60 रुपया का खर्चा लगा, तो बोल रहा है कि औसत निकालो, औसत मतलब कि एक का दाम, तो एक का दाम वो कितना होगा, तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, यानी कि x इज इक्वल टू 60 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 6 रुपया। यानी औसतन अगर मान लो 10 सामान बनाया है और एक सामान का दाम 6 रुपया है, तब तो 10 सामान का दाम उसका 60 रुपया होता ना। समझ में आया, ये बेसिकली आपको अगर ऐसे समझ में ना आए तो इसके फॉर्मूले पे आ जाओ। ये बेसिकली आपको जो है वो क्या बोल रहा है पता है, ये बेसिकली आपको फॉर्मूला निकालने बोल रहा है एवरेज कॉस्ट का, किसका, एवरेज कॉस्ट। तो हमको पता है एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो बताओ तो टोटल कॉस्ट कितना है, 60 रुपया है, और कितना पीस सामान बनाया, 10 पीस सामान बनाया, तो डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। बस यही चीज तो आपको क्वेश्चन में वो बोल रहा है। ठीक है, आया समझ में, तो भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। आया बात समझ में, ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। हाँ भाई चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे देखिए हम लोगों का क्या बोल रहा है, व्हाट डज द डिस्टेंस बिटवीन टू इंस्क्वेंटेंट कर्व्स रिप्रेजेंट, बोला गया है दो समोत्पाद वक्रों की बीच की दूरी क्या कहलाती है। तो सिंपल सा बात है, जो दो समोत्पाद की दूरी जो है उत्पादन स्तर में परिवर्तन को दिखाता है, यानी कि डिफरेंस इन प्रोडक्शन लेवल। यानी कि सिंपल सा बात है, एक अगर प्रोड्यूसर है, अगर वो दो तरीके के गुड्स का प्रोडक्शन करेगा, तो एक गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा तो दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन को कम करना होगा, एक गुड्स के प्रोडक्शन को कम करेगा तो दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा। इसी चीज को बोला जाता है समोत्पाद वक्र। समझ में आया, ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सही है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, फॉर्मूला होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, इसमें कुछ ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला है, इसको याद रखना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे बोला गया है, विच कॉस्ट डज नॉट चेंज
विथ द चेंज इन आउटपुट, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने पर किस लागत में कोई परिवर्तन नहीं आता है, यानी उत्पादन की लागत में परिवर्तन हो गया लेकिन उसका जो कुल लागत है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो कुल स्थिर लागत, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, कुल स्थिर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो पहले भी होगा चाहे उसके प्रोडक्शन को बढ़ाएं या घटाएं। ठीक है, चलो आगे बोल रहा है क्वेश्चन पे, द शेप्स ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व, हम आप लोगों को बताए थे कि एवरेज कॉस्ट कर्व का जो डिजाइन होता है ये कैसे होता है, यू आकार का होता है, इस तरीके से ये जो है ये यू शेप में होता है, इस तरीके से इसका कुछ कुछ जो है वो ग्राफ बनता है इस तरीके का। ठीक है, चलो आगे हिंदी में सेम वही क्वेश्चन को रिपीट करके पूछ रहा है, औसत लागत वक्र का आकार कैसा होता है, तो भाई यू आकार का होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, विच इन विच मार्केट ए आर इज इक्वल टू एम आर, किस तरीके का मार्केट में ए आर यानी कि एवरेज रेवेन्यू जो है वो बराबर होता है उसका एम आर यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू का, तो वो परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट होता है। ठीक है, बोला गया है किस बाजार में ए आर यानी कि औसत आगम इज इक्वल टू सीमांत आगम के बराबर होता है, तो ये होता है हम लोगों का पूर्ण प्रतियोगिता के बाजार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट डिफरेंशिएट गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, डिफरेंट गुड्स आर प्रोड्यूस यानी किस तरीके के बाजार में अलग अलग तरीके के गुड्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, तो वो हम लोगों का बेसिकली मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में जो है वो अलग अलग तरीके के गुड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे बोल रहा है किस निम्न में से किस बाजार में विविधीकृत वस्तुओं का उत्पादन होता है, तो एक अधिकृत बाजार में। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता है कि किस तरीके के बाजार में कीमत विभेदीकरण पाया जाता है, यानी अलग अलग तरीके के गुड्स का प्राइस देखने को मिलता है, तो वो हम लोगों का होता पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में यानी कि फुल्ली कॉम्पिटिशन मार्केट में। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि किस तरीके के बाजार में फार्म जो है वो मूल्य निर्धारक होता है, यानी किस टाइप के मार्केट में जो फार्म होता है वो प्राइस डिटर्मिनेटर होता है यानी प्राइस वो खुद रखता है, तो उसका भी राइट आंसर होता पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार यानी फुल्ली कॉम्पिटिशन मार्केट। ठीक है, चलो अच्छा, किस बाजार में किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूसर सिर्फ एक होता है, तो वो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में यानी एकाधिकृत बाजार पे। 15 नंबर पे बोल रहा है, द बेसिक कंडीशन ऑफ फार्म्स इक्विलिब्रियम इज, फार्म के संतुलन का मूल शर्त क्या है, तो फार्म संतुलन के बिंदु पे तब आता है जब उसका एमसी बराबर होता है उसके एमआर का, एमसी इज इक्वल टू एमआर। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे बोल रहा है 16 पे, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, हु सेड दिस, पूर्ति अपने मांग का सृजन स्वयं कर लेती है, ये बात किसने कहा था, तो इसका राइट आंसर होगा जेबी से, जेबी से ने ये कहा था कि पूर्ति जो है अपने मांग को खुद ही क्रिएट कर लेता है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन पे बोला गया है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लमसम टैक्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, एक मुश्त कर लगाने से किसी वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर मान लो कि कोई प्रोड्यूसर है, अगर वो कोई गुड्स एंड सर्विसेज को बना रहा है, अगर उसको सारा का सारा टैक्स का पैसा एक बार में देना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है वो सप्लाई मार्केट में उतना नहीं कर पाएगा, तो सप्लाई जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक मुश्त भुगतान करने से सप्लाई क्या होता है, कम हो जाता है, सप्लाई जो है वो डिमिनिशिस हो जाएगा यानी सप्लाई घट जाएगा, क्योंकि भाई मैक्सिमम जो पैसा है वो तो उसका टैक्स देने में ही चला जाएगा। आ रहा है बात समझ में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 18, देखो क्वेश्चन नंबर 18 पे बोल रहा है, मार्केट प्राइस इज डिफाइंड एज, बाजार मूल्य को किससे प्रभावित किया जाता है, यानी किस तरीके के बाजार मूल्य जो है यहां से प्रभावित होता है, तो शॉर्ट रन मार्केट, अल्पकालीन बाजार से जो है वो बाजार मूल्य को परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट पे बोल रहा है, इफ देयर इज एक्सेस ऑफ डिमांड देन द प्राइस टेंड्स इज, बोल रहा है कि जब कभी भी किसी भी गुड्स का डिमांड बढ़ जाएगा तो उसका प्राइस क्या होगा। सिंपल सा बात है कि अगर मार्केट में किसी भी गुड्स का अगर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो जो प्रोड्यूसर उसको बना रहा है या जो प्रोड्यूसर उसको बेच रहा है वो ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहेगा, तो अगर डिमांड बढ़ रहा है तो अपने आप वो उसका प्राइस को क्या करेगा, बढ़ा देगा, यानी डिमांड के बढ़ने से गुड्स का प्राइस जो है वो क्या होने लगता है, इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, नॉर्मली यही ना होता है भाई, अधिक की मांग की स्थिति में कीमत में प्रवृत्ति में क्या होती है भाई, वृद्धि होती है, कीमत जो है वो बढ़ने लगता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है 20 नंबर पे, प्राइस ऑफ ए गुड्स इज डिटरमाइंड एट ए पॉइंट वेयर, बोला गया है किसी भी गुड्स का प्राइस जो है वो कहां तय होता है, तो सिंपल बात है किसी भी गुड्स का प्राइस वहीं तय होता है जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो, यानी कि डिमांड यानी बोले तो खरीदने वाला और सप्लाई यानी कि बेचने वाला। सपोज कर लो आप एक मार्केट गए हो और उस मार्केट में सपोज कर लो आपको एक जूता पसंद आ गया, ठीक है, अब बेचने वाला जो है उस जूता को बोल रहा है 600 रुपया और आप बोल रहे हैं कि 300 देंगे,
तब ना तो आप एग्री हो रहे हैं ना तो वो एग्री हो रहा है, तो गुड्स का प्राइस नहीं रखा गया। अब वो बोल रहा है कि भाई देखो हम 300 में तो नहीं दे सकते हैं, हम आपको 500 में देंगे। आप बोल रहे हो कि देखो लास्ट जो है हम आपको 400 रुपया दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। फिर भी कीमत तय नहीं हुआ। अब वो थोड़ा सा और बढ़ा, थोड़ा सा और घटा और बोला कि देखो अब फाइनल है 450 में जो है इसको हम बेचेंगे, 400 450 से नीचे में हम इसको नहीं बेचेंगे। और आप भी एग्री हो गए कि ठीक है 450 में हमको ये जूता दे दो। तो देखो बेचने वाला भी 450 में एग्री हुआ और खरीदने वाला भी 450 में एग्री हुआ, तो उस जूता का जो दाम है वो 450 फिक्स हो गया। देखो बेचने वाला पहले बोला 600 और आप बोले कितना, खरीदने वाला बोले 300, तो प्राइस तय नहीं हुआ। यानी सिंपल सा बात है, किसी भी गुड्स और सर्विसेज का जो है प्राइस तभी तय होता है जब उसका डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के क्या हो, बराबर हो। आई बात समझ में सर जी? तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी, डिमांड ऑफ द कोमोडिटी एंड सप्लाई ऑफ द कोमोडिटी आर इक्वल। ठीक है, हिंदी में सेम वही क्वेश्चन बोला, कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां पे मांग, वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो। ठीक है सर जी, चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए क्या बोल रहा है हम लोगों को, हु इज द राइटर ऑफ द बुक द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट इन मनी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोला गया है द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट इन मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा जे एम केन्स, यानी कि जे एम केन्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसको भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे, बोला गया है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीएनपी एंड एनएनपी। ये जो है हम लोग का जो पार्ट बी है मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसका क्वेश्चन है। तो बोल रहा है कि जीएनपी और एनएनपी में क्या फर्क होता है, क्या रिलेशन होता है? तो फॉर्मूला होता है इसका एनएनपी इज इक्वल टू जेएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, जेएनपी और एनएनपी में क्या संबंध होता है? तो भाई फॉर्मूला होता है एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, याद रखना फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को बोल रहा है, देखिए बोल रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोला गया है एन एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक वेरिएबल इज, स्टॉक चर का एक उदाहरण है। तो भाई पूंजी, कैपिटल को हम लोग स्टॉक के रूप में जो है वो रख सकते हैं। ठीक है, बाकी चीजों को नहीं रख सकते हैं। आगे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 24 पे, टू इंक्लूड द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज मोर देन वन टाइम वेल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इज कॉल्ड। अगर मान लो ये बोल रहा है कि कोई गुड्स और सर्विसेज को जब हम लोग हमारे किसी भी देश का जब नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने समय अगर गुड्स और प्राइस को जो है एक से ज्यादा बार कैलकुलेट कर दे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो एक से ज्यादा बार जब हम लोग उसको कैलकुलेट कर देते तो उसको हम लोग बोलते हैं डबल अकाउंटिंग, यानी कि दोहरा गणना कर दिए उसका। ठीक है, आय, राष्ट्रीय आय की आकलन में किसी वस्तु या सेवा के मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना क्या कहलाता है? दोहरा गणना कहलाता है। क्वेश्चन पे बोल रहा गया है व्हीट ऑफ एन व्हीट इज एन इंटरमीडिएट गुड्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग गुड्स, यानी सिंपल बोल रहा है कि निम्न में से किस वस्तु के निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु होता है। अब आप बोलोगे कि सर इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? तो सिंपल सा बात है भाई, ऐसा कोई गुड्स जिससे लगा करके कोई सामान बनाए। जैसे सपोज कर लो कि हमको बनाना है, सपोज कर लो बिस्किट, तो बिस्किट बनाने से पहले हमको किस चीज का जरूरत पड़ेगा? मैदा का जरूरत पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? तो वही इंटरमीडिएट गुड्स जो है हम लोगों का कहलाता है जिससे उस सामान को बनाया जाता है। तो गेहूं का उपयोग इन सभी सामानों को बनाने में किया जाता है, ब्रेड, बिस्किट, चपाती। तो इन सब के लिए जो हम लोगों का जो ये है जो व्हीट है, गेहूं जो है, वो हमारे लिए मध्यवर्ती वस्तु का काम करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट में क्वेश्चन में बोल रहा गया है द फंक्शंस ऑफ मनी इज, मुद्रा के कार्य हैं। तो मनी का जो है वो तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी। तो ये जो हम लोगों का प्राइमरी फंक्शन है उसमें बेसिकली जो है वो तीन फंक्शन आता है, मूल्य का मापक होना, विनिमय का माध्यम होना और मूल्य का संचयक होना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। मनी में सब क्वालिटी पाया जाता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, स्टोर ऑफ वैल्यू होता है, मेजर्स ऑफ वैल्यू होता है, विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापक है और मूल्य का संचय है। ठीक है, सब किया जाता है मुद्रा से। क्वेश्चन नंबर 27, हु सेड मनी इज व्हाट मनी डज। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? तो ये कहा था हर्टले ने। किसने कहा था? हर्टले ने, याद रखना ना, हर्टले, हटरे, हटरे ने कहा था कि मुद्रा वो है जो मुद्रा का कार्य करे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो हम सबको पता है भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक है। ये तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है।
आगे क्वेश्चन बोल रहा है द मेन फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक इज, केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्य हैं। तो केंद्रीय बैंक के कई सारे मुख्य कार्य हैं। एक बोला है द बैंकर एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार का बैंकर का एजेंट होना बिल्कुल है। हमारे देश का जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसके लिए बैंकर का काम करता है। बैंक ऑफ बैंक्स यानी बैंकों का बैंक, हमारे देश में जितने भी कमर्शियल बैंक है, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या पब्लिक बैंक हो, चाहे मान लो एसबीआई हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, एचडीएफसी हो, आईडीबीआई हो, या कोई भी बैंक है हमारे लिए, उन सारे बैंकों का हेड होता है आरबीआई। नोट जारी करना यानी इशूइंग करेंसी नोट्स, हाँ भाई, इंडिया में नोट जारी करने का एक अधिकार यानी कि मोनोपोली जो है वो सिर्फ आरबीआई के पास है। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। ये सब काम जो होता है वो एक आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आई मेरी बातें समझ में? ठीक है सर जी, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे बोल रहा है द ऑटोनोमस कंजम्पशन इन ए कंजम्पशन फंक्शन C इज इक्वल टू A प्लस बी वाई इज। तो बोला गया उपभोक्ता फलन में C इज इक्वल टू A प्लस बी एक्स वाई में अपने आप जो है वो स्वतः जो है वो उत्पन्न हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, ए जो है वो स्वतः उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा गया है रेसेंशंस इज ए स्टेट व्हेन इन द इकोनॉमी। बोला गया है मंदी वह अवस्था है जहां अर्थव्यवस्था में। तो देखो मंदी जो है वो एक ऐसा अवस्था होता है जहां जो है वो बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, प्रोडक्शन नहीं होता है, और प्रोडक्शन नहीं होता है, लोगों को नौकरी नहीं मिलता है, और बहुत ज्यादा लोग जो है वो बेरोजगार होने लगते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का 34 का एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन लेवल फेल। हाँ, एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन लेवल जो है वो घट जाता है। मंदी काल वो अवस्था है जहां रोजगार तथा उत्पादन स्तर क्या होता है, गिर जाता है। या तो लोगों को नौकरी भी नहीं मिल रहा है और प्रोडक्शन जो है वो भी घट रहा है। यानी कि नहीं होता है कि एक तरफ तो नौकरी भी नहीं है और एक तो खाने पीने का भी सामान नहीं मिल रहा है, उस स्थिति को मंदी काल बोला जाता है। ठीक है, आया समझ में? तो याद रखना भाई, ये जो है हम लोगों का रिसेशंस मतलब होता है मंदी काल। ये वैसा पोजीशन होता है जहां आपका एक तरफ एम्प्लॉयमेंट भी गिरते जाता है और दूसरा तरफ प्रोडक्शन का लेवल जो है वो भी गिरते जाता है। ठीक है, यानी भूखमरी गरीबी का हालत आ जाता है, उसी को बोला जाता है मंदी काल। अब देखो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बोल रहा है if the value of MPS is an economy is 0.2 then what will be the value of multiplier। गुणांक का फॉर्मूला पूछा। ठीक है, हिंदी वाले लोग भी देखो, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है, मल्टीप्लायर इज इक्वल टू, डायरेक्ट बता रहे हैं, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय MPS। अब देखो 1 डिवाइडेड बाय MPS कितना है, 0.2 है। अब जब ये पॉइंट हटेगा तो मल्टीप्लाई दे करके 1 0 लगेगा, यानी ऊपर है 10 और नीचे है 2, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5। आपको फॉर्मूला याद रखना है, गुणांक इज इक्वल टू, ठीक है, गुणांक इज इक्वल टू मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 बाय MPS, याद रखना। इसके बाद फॉर्मूला में डाल के निकाल लेना। ठीक, चलो सेम यहीं देखो, हिंदी में भी सेम वही क्वेश्चन बोला गया है कि सेम वही क्वेश्चन यहाँ भी बोला जा रहा है, किसी अर्थव्यवस्था में यदि MPS 0.2 है तो गुणांक का मान बताइए। तो अभी हम लोग गुणांक का मान जो है वो निकाले थे। ठीक है, 5 आया था। हाँ भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 33 पे बोल रहा है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज, निवेश गुणांक का फॉर्मूला दोनों होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ये दोनों ही जो है वो फॉर्मूला होता है क्या निकालने का, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यानी कि निवेश गुणांक, गुणांक नहीं बोला, निवेश गुणांक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 34 नंबर पे। विच इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहां से किस चीज को जो है हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये दोनों होता है भाई। ठीक है, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट रेट, ये दोनों ही देख के इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं। बोला गया है निवेश के निर्धारक घटक कौन है। तो जब हम कभी भी निवेश करते हैं तो पूंजी देखते हैं और ब्याज का दर देखते हैं, उसके बाद ही ना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 35 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। निम्नलिखित में से कौन एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अब आप बोलोगे कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि टैक्स जो होता है वो दो तरीके का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो जिसके ऊपर गिरता है उसका पेमेंट उसी को करना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा होता है जो गिरता किसी और के ऊपर है लेकिन उसका पेमेंट जो है वो कोई और करके जाता है। तो ये बोल रहा है कि यहां से आपको बताना है कि कौन जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। तो सेल टैक्स और एक्साइज ड्यूटी ये दोनों ही जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। ठीक है, तो ए और बी दोनों। हाँ, ये जो हम लोग का पॉइंट नंबर 4 पे बोला गया है, ये इनकम टैक्स जो बोला गया है, ये देखो ये जो हम लोगों का इनकम टैक्स जो यहाँ पे बोला जा रहा है, आपको याद रखना है कि ये जो इनकम टैक्स होता है ये हमारे लिए एक
डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है, इनडायरेक्ट नहीं होता है। तो राइट आंसर होगा 3। 36 नंबर क्वेश्चन पे हम लोगों का बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स इज कॉल्ड, यानी बोला गया है कि जब हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और जब हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट करेंगे तो हम लोगों को क्या निकल करके आएगा, तो 36 का राइट आंसर होगा बी, रेवेन्यू डिफिशिएट। ध्यान से समझना, एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू बोला, एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू, तो वो हम लोगों का होगा रेवेन्यू डिफिशिएट, ठीक है। और जब इसके जगह उल्टा बोलता तो ये हमारा रेवेन्यू डिफिशिएट की जगह रेवेन्यू एफिशिएट होता, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि राजस्व व्यय में राजस्व प्राप्तियों के अंतर को क्या कहते हैं, तो राजस्व घाटा कहते हैं। देखो व्यय ज्यादा है और आय कम है तो ये घाटा होगा, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन पे फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंडेड बाय, फॉरेन एक्सचेंज रेट यानी कि विदेशी विनिमय दर को जो है वो किस चीज से डिटरमाइन किया जाता है, तो वो डिमांड एंड सप्लाई इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इसके द्वारा तय होता है हम लोगों का फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। बोला गया है विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है, तो विदेशी विनिमय बाजार में मांग एवं पूर्ति द्वारा, इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड और सप्लाई जो है उससे जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रेट का पता चलता है, ठीक है। 38 नंबर पे बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है, यानी कि व्यापार संतुलन कब होता है, तो सिंपल सा बात है, व्यापार संतुलन जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग व्यापार संतुलन के नाम से जानते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। व्यापार संतुलन मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, हमारा देश कितना गुड्स इंपोर्ट किया और कितना गुड्स एक्सपोर्ट किया, इसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कि व्यापार संतुलन। अब ये जो व्यापार संतुलन हो तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब ध्यान से ये याद रखना, ये जो व्यापार संतुलन होता है ये दो तरीके का हो सकता है, व्यापार प्रतिकूल और व्यापार अनुकूल। व्यापार प्रतिकूल बोले तो क्या, व्यापार प्रतिकूल बोले तो मतलब है कि हम इंपोर्ट ज्यादा कर लिए हैं और एक्सपोर्ट कम किए, तो ये व्यापार प्रतिकूल, ठीक है। और व्यापार अनुकूल का मतलब होता है कि मेरा एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन पे बोल रहा है 39 पे क्या हो गया भाई, 39 नंबर क्वेश्चन पे हम लोगों को बोल रहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज ए कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। जब हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट बनाते हैं तो यहाँ से कौन सा जो है मेरा करंट अकाउंट के पार्ट में जाता है, तो राइट आंसर होगा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ये जो है मेरा करंट अकाउंट में जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मद भुगतान संतुलन के चालू खाते में जाता है, तो ये होगा वस्तुओं का निर्यात, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इकोनॉमिक रीजन ऑफ इम्बैलेंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इम्बैलेंस हुआ, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, बिजनेस साइकिल होता है, ठीक है। बोला गया है भुगतान संतुलन में असंतुलन का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो ये है हमारा व्यापार चक्र, ठीक है, कि हम लोगों का जो बिजनेस है वो किस तरीके से साइकिल हो रहा है, इंपोर्ट किस तरह से हो रहा है, एक्सपोर्ट किस तरीके से हो रहा है और क्या क्या चीज किस तरीके से चल रहा है। आया समझ में? बस इतना ही जो है ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगता है कि हम आप लोगों को गलत बता दिए, जिसका आंसर कुछ और होना चाहिए, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स पे आप हमको कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा बाकी जो भी सब्जेक्ट्स है उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, PYQs और साथ ही साथ वीकली टेस्ट, एग्जाम स्कोरर, सारा चीज का वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। तो आप उन्हें पढ़ना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां से आप प्लेलिस्ट पे जाकर के अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग चैप्टर बाय चैप्टर चीजों को पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो जी, बाय, टेक केयर।